बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा 2026 की दृष्टि से अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। इस प्रश्नावली से 2 अंक के तो प्रश्न पूछे जाते हैं, किंतु कभी-कभी 3 अंक के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस अध्याय में 3 अंक वाले किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, संख्याओं 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है और उनको सरल कर लेना है। जैसे हमने 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो यहाँ पे आप 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। इस तरीके से आप सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, और पुनः 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर पुनः 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि 9 के अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकाले जाएंगे। ये आपने 2 का भाग नहीं जाता, तो छोटी संख्या 3, तो इससे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 तिया 9 होगा। फिर 3 का भाग पुनः 1 बार चला जाएगा। फिर इसके बाद 25 पे ध्यान दें, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड आप सीधे बड़ी संख्या 5 ले लें और 5 बार भाग चला जाएगा, और इसके बाद 5 का भाग 1 बार और दे दें। अब देखिए बच्चों, हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिखें। 8 के अभाज्य गुणनखंड लिख लें, तो 8 बराबर आप लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, अर्थात यहाँ पे 2 की घात 3 लिखा जाएगा। और यदि आप 9 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, तो 9 बराबर 3 गुणित 3, अतः हम 3 की घात 2 लिखेंगे। और इसी तरीके से हम अगली जो संख्या है 25, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 5 गुणित 5 होंगे, 5 की घात 2। अब चूंकि आपको हम एचसीएफ और एलसीएम कह रहे हैं कि दोनों ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि दोनों में ऐसी कोई संख्या जो भेनिष्ठ हो और उसकी सबसे न्यूनतम घात हो। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं दिख रही है, इसका मतलब एक इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम दोनों में सबसे उच्चतम घात अभाज्य संख्याओं की लेंगे। तो सबसे पहली घात है 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 और 5 की घात 2। इस तरीके से हम सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लें। तो जब गुणा करते हैं तो 8, 9 और 25 का गुणा होगा, 8 गुणित 9 गुणित 25, और इस तरीके से हम इसको सरल कर देते हैं, तो हमें एलसीएम 1800 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, यहां पे हमें जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सरल करने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। और आता है यहाँ पे जो 4 की घात n है, उसकी स्थान पे 6 की घात n वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे हमें ये देख रहे हैं कि किसी संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी अथवा 5 से उस पर भाग चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि 4 की घात n उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना बहुत जरूरी है, और हम देख रहे हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि 4 की घात n को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके यदि अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 गुणित 2 होगा, या इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 n, या इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 n। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम संख्या 2 आ रही है, किंतु 5 नहीं आ रहा है। तो इसे हम ऐसा लिखेंगे कि केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। हम यहाँ कहेंगे कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता है, हमें ये निश्चित कराती है कि 4 की घात n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं है, n नहीं है, जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से आप 6 की घात n वाला प्रश्न कर सकते हैं, जिसमें आप 2 गुणित 3 इसके अभाज्य गुणनखंड ले सकते हैं और इसे सरल कर सकते हैं, और ऐसा ही लिखना है जैसा हमने आपको बताया। चलिए बच्चों, अब हम एक और प्रश्न देख रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या
नहीं है। तो यहाँ पे माना है कि 3 करनी 2 a बटा b के बराबर है, और जहां पे हम ये देख रहे हैं कि a b सहअभाज्य संख्याएं हैं, 3 का पक्षांतर कर दें बच्चों तो इसे लिखा जाएगा करनी 2 बराबर a बटा 3b के। पक्षांतर कर दी, इसको हम समीकरण नंबर 1 दें, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a b 3 तीनों पूर्णांक हैं, इसलिए a बटा 3b एक परिमेय संख्या होगी, करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम कहेंगे कि 3 करनी 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को सरल किया जा सकता है। इसके स्थान पे आप देखेंगे कि 7 करनी वाला प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आप इसी प्रकार से 7 करनी वाला प्रश्न भी हल कर सकते हैं। और प्रश्न चौथे नंबर पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इसमें हम मान लेते हैं पुनः कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। हमने अपरिमेय संख्या ना मानकर क्या माना है, यहाँ पे परिमेय संख्या माना है। पुनः हम लेते हैं कि 5 ऋण करनी 3 बराबर a बटा b। अब a बटा b परिमेय संख्या माने तो हमने परिमेय संख्या को a बटा b का रूप लिखे हैं। कहेंगे कि a b सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b का मान 0 के बराबर नहीं है। इसे सरल करते हैं इस स्टेप को, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे हम 5 ऋण a बटा b बराबर करनी 3 का पक्षांतर कर देते हैं। पुनः व्यवस्थित करने पर करनी 3 का मान 5 ऋण a बटा b के बराबर प्राप्त हो रहा है। ये दोनों से हमें ये सिद्ध हो रहा है कि जब 5 ऋण a बटा b एक परिमेय संख्या है तो ऑब्वियसली करनी 3 भी एक परिमेय संख्या ही होगी, परंतु यहाँ विरोधाभास मिलता है और हम ये कह सकते हैं कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, जिसको कि हमने पहले कहा था कि एक परिमेय संख्या है। कहेंगे कि जो 5 करनी 3 है वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों ये आपने अध्याय 1 के अंतर्गत 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और ये इन प्रश्नों को आप जरूर अभ्यास करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।